नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत धारिता स्टार्ट की थी। विद्युत धारिता का हमने फॉर्मूला दिखा दिया था आपको। चालक को दिया गया आवेश, वो उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं ना। इसके बाद हमने फिर विलगित गोलाकार चालक की धारिता भी कैलकुलेट कर ली थी। अब बस ये ध्यान रखिए कि ये धारिता का सूत्र है और नीचे जो है कैलकुलेशन वह विलगित गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र है। ठीक है साहब, जैसा कि मैं आपको सूत्र बनाते समय बता चुका था कि दिया गया आवेश आप स्वतः निर्धारित माने, ये फिक्स रहेगा कैपिटल क्यू, है ना। तो दिए गए आवेश के संदर्भ में आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो मैं हमेशा कैपिटल क्यू ही रखूंगा। अब कल हमने लास्ट में, या यूं कहते हैं पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में दो न्यूमेरिकल किए थे। पहला न्यूमेरिकल ये बताने के लिए किया था कि फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, जबकि दूसरा न्यूमेरिकल हमने किया था ये बताने के लिए कि अगर हमें टेलीविजन या कहीं भी गोलाकार चालक से धारिता अर्जित करनी है, लेनी है, तो हमने 1 माइक्रोफेरेड के लिए बताया था, तो 9 किलोमीटर त्रिज्या का गोला उस कैलकुलेशन में आया। अब आप पहले मेरी बात को समझें, है ना। धारिता रिक्वायर है लगभग सभी इंस्ट्रूमेंट में, है ना। टेलीविजन में धारिता चाहिए, है ना। अब किस लिए चाहिए, तो इसके कई सारे पर्पज हो सकते हैं। धारिता धारा को नियंत्रित करने का काम भी करती है। धारिता सिग्नल को रिसीव करने का काम भी करती है। धारिता स्पार्किंग रोकने का भी काम करती है। धारिता ऊर्जा संचय का भी काम करती है। धारिता आवेश संचय का भी काम करती है। तो धारिता मल्टीपर्पज है, हालांकि है एक प्रॉपर्टी। अब इस धारिता चाहने के लिए हम जो कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं वो कंपोनेंट है संधारित्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है साहब, पहले मैं आपको महत्व समझाऊंगा, फिर वापस अपनी मूल बात पे आऊंगा। जैसे मान लो आप कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है उसमें डिफरेंट बटन दबाने से आप स्क्रीन पे वर्ड देखते हैं, ये धारिता का ही कमाल है ना, जिसके लिए हम संधारित्र का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं संधारित्र बोल दिया करूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। मेडिकल हेल्थ में भी आप देखें डेफिब्रिलेटर, और भी अब तो क्योंकि पूरी मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो गई है, तो इतने सारे इक्विपमेंट हैं, वहां भी संधारित्र रिक्वायरमेंट है या रिक्वायर है। कूलर में मैंने आपको बताया कि आप पंखे के पीछे की तरफ बेलन का जैसा आकार देखते हैं, पंखे में आप बेलन जैसा आकार देखते हैं। टेलीविजन की कैबिनेट को खोलें, अब तो टेलीविजन खैर एलईडी एलसीडी हो गए, वो अलग हो चुके हैं, है ना। लेकिन पुराने टीवी को खोल के भी देखते तो उसमें भी बहुत सारे बेलन मिलते। रेडियो को खोल के देखते तो उसमें भी बहुत सारे आपको बेलन मिलते, या अन्य शेप में, ये जरूरी नहीं है बेलन ही हो। तो मेरे को नहीं लगता कि केवल स्विच के अलावा, स्विच को छोड़ दो आप, जितने भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उन सब में संधारित्र का यूज है, सब में। क्या पर्पज है सब, जैसे मान लीजिए पंखा है, पंखे में हम संधारित्र का इस्तेमाल करते हैं। उसका पहला कारण तो यह है कि
पंखा जब स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आता है तो घूर्णी जड़त्व के कारण या रोटेशनल इनर्शिया के कारण उसको घूमने के लिए अधिक धारा की आवश्यकता होती है। यह अधिक धारा कहां से प्रोवाइड होगी? तो अधिक धारा पंखे को प्रदान करता है संधारित्र। चलो सब, पंखा स्टार्ट हो चुका, अब संधारित्र का क्या काम? नहीं, पंखा स्टार्ट हो चुकने के बाद भी संधारित्र अपना काम कर रहा है। वो पंखे में प्रवेश करने वाली प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है, वो धारा को कंट्रोल कर रहा है, वो स्पार्किंग को अवॉइड करने का काम कर रहा है। तो मेरा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इक्विपमेंट होगा इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक जो संधारित्र बिना पूरा होता होगा। यानी संधारित्र एक ऐसा शानदार इक्विपमेंट है जो सब जगह काम आता है। वो मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर की कीबोर्ड की प्रणाली में, मेडिकल साइंस के इंस्ट्रूमेंट में, हार्ट अटैक के समय डेफिब्रिलेटर का नाम करके मशीन लेते हैं जिससे एक अंतिम प्रयास करते हैं रोगी को बचा लेने का, वो भी डेफिब्रिलेटर संधारित्र का ही संयोजन है या संधारित्र का ही बना उपकरण है। घर में मैंने आपको बता दिया, पंखा, मिक्सी, आपका पानी भरने की मोटर, एसी वगैरह वगैरह। और तो और आप अपने टेलीविजन के रिमोट में भी आप खोल के देखेंगे तो संधारित्र दिखेगा। तो जिस हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वह स्थिर विद्युत के द्वारा गिफ्टेड है और वह सबसे शानदार कंपोनेंट है और वह मल्टीपर्पज है। उसके इतने काम हैं या वो इतना यूजफुल है कि आप एप्लीकेशन बताओ, आप क्या करने जा रहे हो। जब आप एप्लीकेशन बताओगे तो कहीं ना कहीं विचार में आप आएगा कि इस एप्लीकेशन के लिए इस जगह पर संधारित्र यूज कर ले। इससे मैं कह रहा हूं कि संधारित्र बहुत यूजफुल कंपोनेंट है। अब मैं कंपोनेंट है क्यों कह रहा हूं, तो पहले उसको समझ लें। कंपोनेंट हिंदी में अपन बोलेंगे अवयव, है ना। जिसे मान लो इलेक्ट्रिक सर्किट देखें, इलेक्ट्रिक सर्किट में आप पंखा देख लो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखें तो उसमें लैपटॉप देख लो, क्लियर। अब ये तो इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर इन इंस्ट्रूमेंट को मैं कह दूं कि अलग अलग कर दो इसका एक एक कंपोनेंट या इसको तोड़ दो, तो आप देखेंगे जब पंखे को अलग अलग करेंगे तो कुंडली निकल के आएगी, उसको प्रेरकत्व कहते हैं। प्रतिरोध निकल के आएगा, संधारित्र निकल के आएगा। इसी प्रकार जैसे लैपटॉप को भी आप तोड़ेंगे तो ठीक है, अब तो आईसी सर्किट आ गए, लेकिन एक बार आईसी सर्किट को अवॉइड करो तो आप भी तोड़ोगे तो उसमें दो चीजें प्लस हो जाएंगी, डायोड और ट्रांजिस्टर। तीन तो है सी, कुंडली यानी प्रेरकत्व, प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड और एक आप ट्रांजिस्टर, ये 5 कंपोनेंट हैं। तो जितने भी उपकरण इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं ये कुछ कंपोनेंट का संयोजन है। आप पंखे से सीधा सीधा समझो, लैपटॉप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पंखे को तोड़ देंगे या उसको अलग अलग कर देंगे तो पंखे में ले दे के 3 ही तो चीजें निकलेंगी। एक कॉइल निकलेगी जिसको मैं कंपोनेंट कह रहा हूं, एक रेजिस्टेंस निकलेगा, इसे भी मैं कंपोनेंट ही कह रहा हूं, और एक संधारित्र निकलेगा जिसे अपन पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक कंपोनेंट ही है ना। तो मेरे कंपोनेंट कहने का अर्थ समझ लीजिए, वह घटक जिनसे मिलकर इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते हैं उन्हें कंपोनेंट कहते हैं। तो सब संधारित्र उन कंपोनेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सब, ये तो इसकी महिमा की बात होगी, ताकि अब अपन को पढ़ने में थोड़ी रुचि लेनी पड़ेगी, यार ऐसी क्या चीज है ना। संधारित्र
कल मैंने आपको कहा था कि अगर हमें 1 माइक्रोफैरेड धारिता चाहिए तो अगर हम वो धारिता गोले से लें तो गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 9 किलोमीटर। स्वाभाविक है ये वो आकृति जिसको कोई भी मैकेनिक टी में तो नहीं लगा सकता, तो ये काल्पनिक की बात है। इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट 1 माइक्रोफैरेड की वह गोले से पूरी नहीं हो रही। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें धारिता तो बढ़े, आकार ना बढ़े। इसलिए जो अपन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका डिजाइन यही है, उसका डेफिनेशन यही है। चालक के आकार को बढ़ाए बिना या चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जिस भी संरचना का आप इस्तेमाल करते हैं उसे संधारित्र कहते हैं। तो आपको चालक का आकार नहीं बढ़ाना है लेकिन धारिता बढ़ा लेनी है। इसके लिए जो भी आप स्ट्रक्चर तैयार करोगे, जो भी संरचना तैयार करोगे, उस संरचना का नाम ही संधारित्र है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत इस बात से की कि संधारित्र बहुत मल्टीपर्पज चीज है, तो आप इसकी अनेक तरह से डेफिनेशन भी दे सकते हो। आप ये भी कह सकते हो संधारित्र विद्युत आवेश व विद्युत ऊर्जा संचय का एक मात्र साधन है। इसका मतलब जैसे बैटरी है, सेल है, इसे भी एक मायने में आप क्या कहोगे? संधारित्र, क्योंकि ऊर्जा का संचय रखता है वो। क्लियर? अब साहब अपना मोटिव कि हमें आकार बढ़ाए बिना चालक की धारिता बढ़ानी है। फॉर्मूला C बराबर Q/V। यह सूत्र कहता है कि आप जो चाह रहे हो वो कर सकते हो। कैसे? यह कहता है कि आप चालक पर आवेश को नियत बनाए रखो और किसी भी प्रक्रिया से उसके विभव के मान में कमी कर दो। विभव के मान में कमी कर दोगे तो चालक की धारिता अर्थात आवेश ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि निश्चित है। चलो साहब ऐसा करके देखते हैं। हमें सूत्र कहता है कि आपको आकार बढ़ाए बिना धारिता बढ़ानी, तो आप आवेश नियत रखें और किसी न किसी प्रक्रिया से विभव में कमी करें तो धारिता में वृद्धि निश्चित है। चलो सब अब ध्यान से समझें। ये एक चालक प्लेट है, ए इसको बोल दें। हमें इसकी धारिता में वृद्धि करनी है। थोड़ा सा डबल लेयर में बना देता हूं, है ना। ये चालक प्लेट, इसको आप सोर्स से जोड़ दो। ये सोर्स का मतलब बैटरी सेल है, जो भी है ना, एनीथिंग, वो सोर्स है, एनर्जी सोर्स। अब हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसके सरफेस पर यानी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक तल के लंबवत होता है। तो ये साहब हमने आवेश दिया कैपिटल, वो मैंने आपसे समझा रखा है कि दिया गया आवेश अपन ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। इस चालक प्लेट की धारिता बढ़ानी है, आकार नहीं बढ़ना चाहिए। आकार तो मैंने फिक्स कर दिया। तो चालक प्लेट ए की धारिता आपको बढ़ानी है, आकार बढ़ाए बिना। चलिए, अब इसके लिए क्या करना है? तो पहले मेरी बात है कि आप बस चालक प्लेट ए पर ही फोकस रहना। अब मैं धारिता बढ़ाने के लिए जो भी कुछ करने जा रहा हूं वो एक मेथड है, वो एक तरीका है, लेकिन अब आप डाइवर्ट मत होना, आपका ध्यान ए पर ही रहना चाहिए, है ना। तो
तो साहब धारिता बढ़ाने के लिए आप क्या करें, समान आकार की अन्य चालक प्लेट बी को ए के समीप व समांतर रख दें। ये साहब समान आकार की अन्य चालक प्लेट ए के समीप व समांतर रख दी। आपका फोकस ए पर ही होना चाहिए, है ना। या आपने जो चालक प्लेट ए के समीप व समांतर रखी है, विद्युत प्रेरण के कारण ए का धनावेश इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आंतरिक सतह की ओर आकर्षित करेगा। ये यहां लिख देता हूं मैं -q। इस आवेश को आप क्या बोलेंगे, प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज। प्रेरित आवेश इसलिए बोलेंगे क्योंकि विद्युत प्रेरण के कारण ए का धन इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर वाली सतह पर आकर्षित कर रहा है। इससे अंदर वाली सतह इलेक्ट्रॉन के अधिक्य के कारण ऋणावेशित हो जाती है। क्लियर है ना। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि अंदर वाली सतह पर सिमट गए, तो बाहर वाली सतह पर इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश मुक्त हो जाता है। तो ये मुक्त है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये फ्री चार्ज है, इसको कोई लाता नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक गिफ्ट में आया है ना। उसको तो अपन लाए, उसको तो सोर्स से दिया है मैंने। अब सब बात को ध्यान से सुनो। आपको किसकी धारिता बढ़ानी थी, आपको ए की धारिता बढ़ानी थी, आपको ए पर ही फोकस करना है। बी तो एक सहायक प्लेट है जो आपके कार्य को करने के लिए लाई गई है ना। यानी आप चाहते हैं कि आवेश नियत रहे और ए के विभव में कमी हो जावे। क्लियर। तो सब क्या वैसा हुआ जैसा आप चाहते हैं, देखें ध्यान से। अब ये जो ए पर धन आवेश है, इसके कारण ए पर विभव धनात्मक होगा। डेफिनेटली धन आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है। लेकिन जब आप प्लेट बी पास में लाए, ये बी टोटल ही था ना, तो पहले इनिशियली लिख देता हूं इसको। इनिशियली ए पर विभव मान लिया अपन ने VA। इस समय तक आप प्लेट बी पास में नहीं लाए थे, है ना। प्लेट बी जब आप पास में लाए तो क्या हुआ, अब ध्यान से समझना। फाइनली ए पर धनात्मक विभव है, क्लियर। बी की आंतरिक सरफेस पर ये जो इनर सरफेस है ना, नेगेटिव वोल्टेज है, तो इसके कारण ए पर विभव कितना, -B, ऋण आवेश के कारण। अब आप देख रहे हैं कि अब विभव में क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है, कन्फर्म है ना। क्योंकि बी की जो इनर सरफेस है जहां प्रेरित आवेश आया है, उसका ऋणावेश ए के विभव को कम करेगा, क्योंकि वो विभव ऋणात्मक होगा, वो विभव ऋणात्मक होगा। क्लियर। लेकिन ऐसा हो गया था किसके कारण, इनर सरफेस के कारण। लेकिन आउटर सरफेस पर यानी बाह्य सतह पर मुक्त धनावेश के कारण धनात्मक विभव होगा। इसको मैंने लिख दिया। तो सब अगर आपसे मैं पूछूं कि इनर सरफेस के कारण विभव में कमी हो गई थी क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो गया था काम, और विभव में कमी होती धारिता बढ़ गई थी। लेकिन मैं आपसे कहूं कि बाहर वाले धन आवेशित, ये मुक्त धनावेश के कारण क्या हुआ, तो आप कहेंगे हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये जो बाहर स्थित धन आवेश है, ये ए के विभव को बढ़ा देता है। इसका मतलब ए के विभव में जो संभावित कमी हो सकती थी, जो कर रहा था, ये नेगेटिव चार्ज कर ही रहा था, ये हमने दिखाया इससे ही।
लेकिन बाहर स्थित धनावेश ने हमारे किए कराए काम पर पानी फेर दिया, इसने वो विभव वापस बढ़ा दिया। तो एक विभव में अपेक्षा अनुसार कमी ना हो सकी। अब क्या करें साहब? अब तो आप भी समझ गए कि यार ये नहीं होना चाहिए था बार वाला धन। अगर बार वाला धन नहीं होता तो आपका काम हो गया था। चलो साहब, अब क्या करें वो मैं आपको दिखाता हूं कि बार वाले धन का क्या जुगाड़ है ना। तो ये देखो, ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, ये ए, ये प्लेट बी है ना। यहां मैं प्लस क्यू लिख देता हूं, इधर है। अब आप क्या करो, आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है, ये विभव को बढ़ा देता है ना। एक की दायित्व बढ़ानी है आपको, ये सोर्स से जोड़ दिया आपने, इसको दिया गया आवेश कैपिटल की, वो तो मैंने बता ही दिया, वो बार बार कहता भी रहूंगा, कुछ आदत तुम्हारी भी खराब होती है। आप इस मुक्त धनावेश को हटाने के लिए बी की बाह्य सतह को अर्थिंग कर दें, भू संपर्कित कर दें। फलस्वरूप मुक्त धनावेश किस में एंटर कर जाएगा? अर्थ में एंटर कर जाएगा। क्लियर? और मुक्त धनावेश अर्थ में एंटर करेगा तो साहब ये एक ही अंदर वाली सतह पर दिया गया आवेश प्लस क्यू और इसकी अंदर वाली सरफेस पर प्रेरित आवेश माइनस कैपिटल क्यू। अब क्योंकि विपरीत आवेश हैं तो विपरीत आवेश दोनों एक सरफेस पर आ जाएंगे। ये धनावेश उसके संपूर्ण ऋण को अंदर वाली सरफेस पर आकर्षित करेगा और ये ऋणावेश उसके सारे धनावेश को अंदर वाली सतह पर एकत्रित करेगा। इसलिए अब बाहर की ओर कोई विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है ना। अब विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर ही होगा और ये स्थिर विद्युत की में बता दिया गया था, कैलकुलेशन की थी अपन ने, एक न्यूमेरिकल किया था। तो एक न्यूमेरिकल के जरिए यह आपको बता दिया गया था कि विपरीत आवेश युक्त चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये अपन ने परत और पट्टिका पर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। वापस उस लेक्चर को सुनिए, है ना। उस लेक्चर में आपको बता गया है। अब इससे संबंधित छोटे छोटे सवाल है ना, फिर वापस आ जाएंगे। पहला सवाल, जैसे आपसे कोई पूछता है संधारित्र से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। बाहर विद्युत क्षेत्र 0 है, इसका मतलब कोई विद्युत बल रेखा लीकेज होकर संधारित्र के बाहर नहीं जा रही है। इसका मतलब संधारित्र से निर्गत विद्युत फ्लक्स 0 होता है, पहली बात। दूसरी बात, संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिस पर आप टोटल चार्ज देखें तो 0 होता है। एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू, है ना। अब सब संधारित्र की प्रस्तावना या आकार के बारे में समझा दें। अब संधारित्र आप किससे कहेंगे? आपका काम हो गया, बाहर से धनावेश चला गया, धनावेश चला गया तो वीबी डैश अब रहा ही नहीं, तो आप जो चाहते थे अर्थिंग के कारण वो हो गया। तो अब प्लेट बी ने ए के विभव में कमी कर दी और विभव में कमी हुई तो ए की धारिता में वृद्धि निश्चित है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम आवेश को नियत रख विभव में कमी करेंगे तो स्रोत चालक को उसी विभव तक लाने के लिए आवेश देता रहेगा। जैसे मैं अब अगला पेज ले लूं, यहां कचरा हो जाएगा थोड़ा ना। जैसे आप यूं समझिए, सिंपल है ना, ये सब एक गोला है, इसको आपने सपोज अब सेल से जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ दिया,
ठीक है, ये बैटरी मान लो 50 वोल्ट की है। अब ध्यान से समझना, ये इसे आवेश देगी, ये आवेश ले रहा है, आवेश ले लिया इसने कैपिटल क्यू। अब इसका विभव भी कितना हो गया 50 वोल्ट। दोनों समान विभव पर हो चुके, समान विभव पर आवेश का आवागमन संभव नहीं है। अब स्रोत आवेश देना बंद कर देगा। अब आपसे क्या कह रहे हैं, इसके विभव में कमी कीजिए, इसका विभव घटा के मान लीजिए आपने कर दिया, तो फिर आवेश उच्च से निम्न विभव की ओर जाएगा, ये फिर आवेश देगा और वापस वोल्टेज कितना कर देगा 50 वोल्ट। आप प्रक्रिया के तहत बार बार विभव में कमी करते रहेंगे और बैटरी बार बार आवेश देकर, यानी सोर्स बार बार आवेश देकर विभव को कहां पहुंचाता रहेगा 50 वोल्ट तक। तो आप ऐसे तो एक बार चालक को आवेश देने से ज्यादा दे ही नहीं सकते थे, पर इस प्रक्रिया के तहत बार बार आपको आवेश देना पड़ रहा है। इसका मतलब गोले की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी सीधी सीधी बात है, धारिता बढ़ रही है। इसको एक छोटे से किस्से से भी आपको मैं समझा देता हूं। जैसे एक दुकानदार है ना, इससे समझना भी, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और दो ग्राहक हैं, ग्राहक 1 और ग्राहक 2। ये भी बहुत अच्छा तरीका होगा जो आपको धारिता के संदर्भ में समझाने का कोशिश करेगा। सब दोनों ग्राहक दोस्त हैं, 1 और 2। दुकानदार से बहस हुई, इनकी शर्त लगी कि दुकानदार और ग्राहकों के बीच में कि भाई अगर आप जीत जाते हैं तो मेरी दुकान में जितना भी मटेरियल है, सामान है, वो आप जितना बोरे में डाल सके ले जाना। इनके पास बोरे होंगे ग्राहकों के पास। ठीक है साहब, किसी बात पे बहस हो रही थी, उस बात पर दुकानदार ने कह दिया कि अगर आपकी बात सही है तो आप अपने बोरे में जितना मटेरियल डाल सको दुकान का ले जाइएगा। ठीक है साहब। बाय द वे ग्राहक उस शर्त को जीत जाते हैं, यानी ग्राहकों की बात सत्य निकलती है। तो साहब दोनों ग्राहक कहते हैं भैया शर्त लगी थी कि हम अगर जीत जाते हैं तो हमारी दुकान का या तुम्हारी दुकान का जो मटेरियल है वो बोरे में जितना डाल सके ले जाना। दुकानदार ने उसको हामी भर दी क्योंकि बात यही थी। तो ग्राहक नंबर 2 थोड़ा कनिंग था, चतुर था। इसने ग्राहक नंबर 1 से कहा कि भैया तू अपना बोरा भर, फिर मैं भर लूंगा बाद में। तो ग्राहक नंबर 1 बड़ा खुश हुआ, उसने कहा यार ये मौका मेरे को मिल गया। तो इसने जो भी कीमती आइटम थे वो बोरे में भरे। अब काजू बादाम जो भी महंगी चीज लगी होगी इससे, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो भरे और ये चल दिया। इसने सोचा कि मेरा काम हो गया शानदार, अब ग्राहक नंबर 2 रोता रहेगा क्योंकि मैंने जो कीमत वाली चीजें थी वो मैंने ले ली। इसके जा चुकने के बाद अब ग्राहक नंबर 2 दुकानदार को याद दिलाता है कि भाई अपनी शर्त में यह था कि बोरे में जितना मटेरियल डाल सको ले जाना। दुकानदार उसको हाँ भरता है। वो 2-3 बार इस बात को उसको रिपीट करके कहता है कि देख बात का ध्यान रखना, फिर पलट मत जाना। दुकानदार कहता है कि हाँ यही कहा। अब ये क्या करता है कि अपना बोरे का पेंदा फाड़ लेता है। अब ये दुकानदार से कहता है कि भाई मटेरियल डालते जाओ, मटेरियल आप डालते जाओ, जब बोरा भर जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। अब आप समझ सकते हो कि जिसका पेंदा फाड़ दिया होगा वो बोरा कभी भरने वाला नहीं है। यानी ये बोरा अब खाली ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डाला गया मटेरियल वो कहीं विसर्जित हो रहा है, कहीं और जगह जा रहा है, पर वो उसके काबू में है। वो मिल किसको रहा है? ग्राहक को। तो ठीक इसी प्रकार से आप यहां ध्यान, आवेश कहां जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि चालक जो कैपिटल क्यू लेकर रुक जाता वो तो बार बार लेने लग गया ना, क्योंकि आप
विभव में कमी कर रहे हैं और चालक उसी विभव तक लाने के लिए बार बार, या स्रोत उसी विभव तक लाने के लिए बार बार आवेश देता है। कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। जो कैपिटल क्यू आवेश लेकर रुक जाता वह बार बार आवेश ले रहा है, यानी ए चालक की धारिता बढ़ रही है। तो एग्जैक्टली यहां पर भी आपको यही देखना था जो आपको मैंने दिखाया था इसमें, कि प्लेट बी के कारण ए की धारिता बढ़ी है ना। ये जो प्रेरित आवेश है इसके आंतरिक पृष्ठ पर आवेश को कंज्यूम कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन अब स्रोत इसको क्या देता जा रहा है, आवेश देता है। तो साहब अब यहां से अपन देख लें कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इससे ही हम संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। यहां से अगर डेफिनेशन क्रिएट करें, है ना, तो अपन कहें समान आकार की विपरीत आवेश युक्त, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, विपरीत आवेश युक्त चालक प्लेटों का, या यूं कहते समीप व समांतर स्थित चालक प्लेटों का ऐसा युग्म समायोजन, यानी ऐसा जोड़ा जिसमें एक चालक का आकार बढ़ाए बिना उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता अर्थात धारिता बढ़ा दी जा सके, उसे ही हम संधारित्र कहते हैं, है ना। तो अपन वेरी शॉर्ट अगर बिल्कुल लिटिल उसमें लिखें तो हम कहें कि साहब हमने एक ही धारिता कैसे बढ़ाई, सहायक प्लेट बी के द्वारा, है ना। बी क्या कर रहा है, तो बी ए के विभव को कम कर रहा है और उसकी धारिता बढ़ाए। इसे हम इस स्ट्रक्चर से अगर परिभाषा बोलते हैं तो हम यूं कहते हैं कि सब समान आकार की समीप व समांतर स्थित विपरीत आवेश युक्त प्लस क्यू माइनस क्यू चालक प्लेटों का ऐसा युग्म समायोजन, यानी ऐसा जोड़ा जिसमें एक चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ा दें, अर्थात आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा दें, उसे हम संधारित्र कहते हैं। जब ये डेफिनेशन मैंने दी या ये डेफिनेशन लिखित है तो फिर स्वाभाविक है कि आप यही समझेंगे कि इसका मतलब दो चालक प्लेट का होना जरूरी है। नहीं, इसके कुछ अपवाद हैं, है ना। एक अकेली चालक प्लेट भी संधारित्र का काम कर सकती है, यानी एकल चालक संधारित्र भी संभव है ना, पॉसिबल है। देखो पॉसिबल है, रियलिटी तो यही है कि संधारित्र में दो समांतर प्लेटें होनी चाहिए, लेकिन अब जब कोई अपन बात कह देते हैं तो पत्थर की लकीर भी होने लग जाती है। इसने कह रहा है कि नहीं, आप बात को पत्थर की लकीर मत बनाओ। एक अकेली चालक प्लेट भी संधारित्र हो सकती है, उसकी दूसरी सतह का काम, इसका मतलब दो सतह तो चाहिए ही सही, है ना। उसकी दूसरी सतह का काम अनंत पर स्थित आवेशित परतें करेंगी, पृथ्वी की सतह करेगी, कोई तो उसकी दूसरी परत का काम करेगी। तो अपन तो मोटे तौर पर यही समझे कि सब दो विपरीत आवेश युक्त समीप व समांतर सतह होनी चाहिए। दो विपरीत आवेश युक्त सतह हैं, समीप हैं, तो आप समझ जाइए वो संरचना संधारित्र है। ठीक है ना, मोटे तौर पे ये ठीक है। अब सब ये तो आपने संधारित्र का सिद्धांत समझ लिया कि हमें किस तरह से आकार बढ़ाए बिना धारिता बढ़ा देनी है, वो मैंने पूरा विस्तार में सुना दिया आपको। उसको बहुत शॉर्ट में भी करके बता दिया कि संधारित्र के सिद्धांत को आप 2-3 लाइन में भी खत्म कर सकते हो। उसमें आपको बस ये बताना है कि हमने कैसे धारिता को बढ़ाया है, तो बहुत शॉर्ट में भी समझा सकते हो, है ना। तो मेरा ख्याल है ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब बात करें संधारित्र के प्रकार की, है ना। संधारित्र का प्रकार का नामकरण आकार के आधार पर कर रखा है। जैसे मान लो समांतर प्लेटें हैं तो उसको हम कहते हैं समांतर
प्लेट या कह दो पट, संधारित्र, है ना। तो आकार के आधार पर संधारित्र का नामकरण किया गया है ना, जिसमें एक तो मैंने बता दिया समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा, अगर गोले के अंदर गोला है तो उसे कह देंगे आप गोलीय संधारित्र। गोले के अंदर गोला, मैंने कहा दो सरफेस तो चाहिए ही चाहिए और विपरीत आवेश युक्त होना चाहिए, है ना। तीसरा, बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। तो ये बेलन के अंदर बेलन हो गया, है ना। दो सरफेस यहां भी रिक्वायर, वही विपरीत आवेश। तो आकार के आधार पर संधारित्र के 3 पार्ट किए गए, जिसमें से अपने को समांतर प्लेट और गोलीय पढ़ना, बेलनाकार अपने सिलेबस में नहीं है ना। दोनों सिंपल है। तो अब बात को वापस समझें कि कल आपने पढ़ा था गोलाकार चालक की धारिता, ये आपने पढ़ा था, ये गोलाकार चालक की धारिता थी। अब अपन पढ़ रहे हैं संधारित्र की धारिता। संधारित्र के लिए सारी बात क्लियर होगी अपनी, है ना। तो अब आ जाइए संधारित्र की धारिता में, जो एग्जाम वाइज एकेडमिक के हिसाब से कहूं या कंपटीशन के हिसाब से कहूं, कंपटीशन में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना करता है, एकेडमिक में थोड़ा डिटेल लिखना पड़ता है ना।